हलाको खान 19 आबाद करने वाले। मैं जानता हूँ उन दिनों कर्ख और में कुछ तहरीकें बड़ी तेज़ी के साथ सरगर्म अमल हैं। मैं वसीयत करता हूँ उनसे बीच कर रहो। क्या तुम चाहते हो कि हमारे अंदर बद शामिल हो जाए जो बनो मीर के अंदर बाकी रह गए हैं और हम बाकी रह गए हैं, एक जजीरे की शक्ल अख्तियार कर लें जिसका कोई ताल्लुक और राबता न हो। याद रखो, अबू अल हसन अली बन हुसैन ये कहते हैं कि एक तरफ से तेज़ और जानलेवा तेरों की बौछार आई और अबू अल हसन अली बन हुसैन को छलनी करके रखो, वो गिर कर दुम तोड़ दी गए। अबू अल हसन अली हुसैन उस तरह मारे बन मालूम से अमामिया ने दूसरे मुल्क पर उनकी मदद का इल्ज़ाम लगाते हैं। उस तरह बगदाद के महल्ला कर्ख में एक हिजान और एक अफरा-तफरी का आलम बर्पा हो गया। महल्ला कर्ख के शरीफा ने उन हालात की कुछ शिकायत खलीफा मस्तासम के बच्चे अबू बकर से निकाली। उस सूरत हाल को सामने रखकर अबू बकर ने अपने तमाम सालारों का इजलास तलब कर लिया। बगदाद में लश्करियों का स्पा सालार फतह अल-दीन दाऊद, निज़ाम अल-दीन ऐबक, नामूर अरब सालार मंसूर अहमद, मशहूर वो नामूर सालार शरफदी और अमामिया से ताल्लुक़ वाला साल बन अशरफ शामिल थे। जब सब जमा हो गए तब अबू बकर ने जो सूरत हाल बगदाद के महल्ला में पेश की आई थी उन सब के सामने। उस मौके पर लश्करियों का स्पा सालार अली फतह अल-दीन दाऊद बोला और अबू बकर को मुखातब करके लगा, मेरे ख्याल में सबसे पहले साल बन अशरफ को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया जाए। उसके लिए इसी मुहल्ले का वाला वहाँ के हालात बेहतर हैं। अबू बकर के अलावा बाकी सालारों ने भी फतह अल-दीन दाऊद की तजवीज़ से इत्तफाक किया। सब साल बन अशरफ की तरफ देखने लगे। साल बन अशरफ ने गला साफ किया, फिर दुखने के अंदाज में कहने लगा, हम लोग ये चाहते हैं कि हम आपसे इत्तफाक करते हैं और आपको कबूल नहीं कर सकते। अबू अल हसन अली बन हुसैन जहां अमामिया जापान में शहरत रखते थे, वहां हमारे दूसरे मसालक के लोगों के अंदर बड़ी तादाद और वक़ार और इज़्ज़त के हामिल थे। किसी भी दूसरे मुल्क वाले पर हमला और होकर नहीं जा सकते। मैं आप लोगों पर इंकशाफ करता हूँ कि दोनों मिलों को हालात ख़राब करने में कुछ क़ुव्वतें मलूस हैं और उन क़ुव्वतों की सरपरस्ती किला अल-मुद का शेख अजबल रुकन अल-दीन खुरशाह कर रहा है। जहाँ तक मैंने तहकीक की उसके मुताबिक उस वक्त दो आदमी बड़ी सरगर्मी से काम कर रहे हैं। एक का नाम सियानुफ, दूसरे का नाउस। उनके साथ रुकन अल-दीन खुरशाह फिदाई में इनकी हिफाजत का सामान करते हैं। ये दोनों यानी सियानुफ और नाउस मुसलमानों के अंदर नाउतफाक़ी, नफरत और तफाक़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने वाज़ कर दिया कि अगर उनका कोई नतीजा नहीं निकला तो बगदाद के अंदर वो हाल पैदा करें कि आप भाई भाई का सर काटे हैं। यहाँ तक कि साल बन अशरफ का फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया, लगना अगर मेरी माने तो आज आप लोग उनके खिलाफ हरकत में आ जाएंगे। ऐसा न हो कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है कि उसके लिए जो जहर कर और हला उसमें डालना था उसके बीच वो डाला। अब उनकी वजह से जो फसल और पकेगी वो बड़ी होलनाक बात करता है। लिहाजा अगर हमने ज़ाया किया तो उसने भी ज़्यादा वक्त के हालात का सामना करना पड़ा। फतह अल-दीन ने उस वक्त कुछ दस्ते मुताइन और बक़वल मोरखिन अपने सालारों के साथ अबू बकर ने कहा, महलों में घुसकर तनाज़ा करके अपने अंदर नाउतफाक़ी, नफाक और नफरत का मतलब बोलना काबिल का कला कम कर लेना। सियानुफ और नाउस भी उस वक्त के दौरान मारे गए। कुछ लोगों को जिंदा गिरफ्तार किया गया और महल्ला कर्ख ने तस्लीम किया कि शेख अबू अल हसन अली बन हुसैन पर तीरंदाजी करने वाले हैं। जब उन पर कई की गई तो उन्होंने तस्लीम किया कि उस पूरी साजिश में इनका शेख अजबल रुकन खुरशाह शामिल है और सियानुफ और नाउस दोनों उसके नुमाइंदे थे और हमने अबू अल हसन अली बन हुसैन पर तीरंदाजी की थी। जब उन्होंने जरम तस्लीम किया तो अबू बकर ने अपने हुक्म को तस्लीम कर लिया। उस तरह वक्ती तौर पर बगदाद के महल्ला की तरफ रुख और हला में एक सकून और कनाव सा। इसी दौरान बगदाद का जिम्मेदार और मुतासब वजीर उन समी अपने दो कासदों को अल्लाह खान की तरफ भेजता है। दूसरी तरफ मंगोलों की हालत ये थी कि चंगेज़ खान की मौत के बाद उसका पता ग़दाई खान मंगोलों का शहंशाह तस्लीम किया। अपने से पहले चंगेज़ खान ने अपने बेटों में मौत करके हलाक कर दिया। लिहाजा औगद खान के भाई अपने निशानाई खान पर जो चंगेज़ मकर करते थे और काबिज़ और मुतसिर्फ हो गए थे।
चंगेज खान ने अपने मरने से पहले दश्त कबचाक दश्त फज्र अलान रूस बल्गार पर अपने सबसे बड़े बच्चे जोपी की हुकूमत तस्लीम की थी। उसके बाद मावर अलनहर ख्वार्ज़म काशर बदख्शन बल्ख गजनी और दरियाई सिंध तक अपने इलाके के खानदान चगताई खानों के हसूल के लिए, जबकि चौथे बच्चे तवाई खान की हुकूमत ने मंगोलिस्तान का एक हिस्सा और हुक्म दिया था कि ओगदाई के लश्कर के मुशीर और स्पा सालारी तोलाई खान से मुताल्लिक हैं। उस तरह ओगदाई को बादशाह और बाकी बेटुमी सल्तनत को तकसीम करने के बाद चंगेज खान को मवत के घाट उतार दिया। कहते हैं कि 2 बरस हुकूमत करने के बाद ओगदाई ने अपने तमाम भाइयों को तलब किया और एक बड़ी ज़ियाफ़त और जश्न का इस्तकबाल किया। जब सब लोग आ तो अपने भाइयों से मुखातब होकर ओगदाई खान कहने लगा, मीर शहनशाह के औरत से दस्तबरदार होता है, आप मनासब समझी शहनशाह बना लीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ओगदाई खान मुसलमान हो। उस मौके पर चगताई और दूसरे भाइयों और सिरदारों ने बासरा इसे तख्त पर बैठाया और मंगोलों की रिस्म के मुताबिक सब आफ्ताब की पुरस्तिश की। उसके बाद सबसे बड़े बच्चे जोपी खान का बेटा तो खान और तोली खान के बेटे मंगो खान अफसर की वो रूस के किस और बल्गारिया पर लश्कर कुशी ओगदाई खान से मोरफिन लिखते हैं कि वो बहुत मजाज और नेक तेनत शख्स है। उसने आबादी की आबादी और रिफाह राया की तरफ खसूसी तवज्जो दी। ओगदाई खान को खास तौर पर मोहब्बत और इंसानियत। चगताई खान ने फौरी तौर पर उसके कत्ल का हुक्म दिया, लेकिन ओगदाई खान ने कहा उसको गिरफ्तार कर लो, मजमा आम उसको कत्ल किया जाएगा। ओगदाई ने चगताई खान से अलग होकर उस मुसलमान कोकीद से कहा, मेरे पास अशरफियों की एक थी, आपको डाको बच्चों के अंदेशे से उसको छपाने की ज़रूरत थी, लिहाजा मैं उसको छपाने के लिए दाखिल हवा तकरीम समझता है और उनको हर किस्म की राहत बख्शना चाहता है। मंगो के दस्तूर के मुताबिक खोता मार कर पानी में नहाना शर्त कबीरा। एक का जिक्र है कि ओगदाई खान और चगताई दोनों जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक मुसलमान दरिया में गोता मार कर नहीं रहा है। जब उस मुसलमान को अजमा आमी सज़ा के लिए हाजिर किया गया तो उसने अपनी बेअख्तियारी के सबूत में बात की कि जो ओगदाई ने समझाई थी। ये सुनकर दरिया में उस मकाम पर अशरफियों की तलाश में आदमी भेजे गए। ओगदाई ने पहले ही वहम डाल दी थी। वो बरामद हुई और मुसलमान के बयान की तसदीक उसको अशरफियों की थी और चंद थैलियों को अनाम देकर ओगदाई कर रहा था। उस तरह उसको मौके मिले वो जहाँ तक किसे नफ़ा देता है। लेकिन दूसरे मंगोल मुसलमानों के दुश्मन और उनको नुकसान पहुंचाने के बड़े शौकीन। इसी तरह एक शख्स ओगदाई खान के पास आया और इसे मुखातब करके कहा, ख्वाब में चंगेज खान को देखता हूँ कि मेरे बच्चे ओगदाई खान को जाकर ये पैगाम देना कि मेरी खुशी और तलाश ये है कि दुनिया से दुश्मन का नाम और निशान मिटा दिया जाए और उनके का नाम लिया जाए। मैं हर्गिज़ तामिल रवा न रखा जाए। ओगदाई खान ने कहा, क्या तो मंगोली जुबान का पत्ता है? उसने कहा, नहीं, मैं सिर्फ फारसी में बात कर सकता हूँ और फारसी ही समझ सकता हूँ। ओगदाई खान ने कहा, चंगेज खान स्वाय मंगोली जुबान और कोई जुबान नहीं मांगता था और फारसी कता नहीं बोल सकता। आपने उस लफ्ज़ को किस तरह समझा? ये बहुत बड़ा आदमी है और चंगेज खान पर बहुत बोलता है। बहुत जल्द उसको कत्ल कर दिया। मोरफिन लिखते हैं कि ओगदाई खान की निस्बत आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि अगर वो एलानिया मुसलमान नहीं हुआ था लेकिन पोशीदा तौर पर वो इस्लाम को सच्चा मजहब मानकर मुसलमान होगा। कौम के हक में ओगदाई खान की सखावत उस कदर बढ़ी थी कि खरासान और शाम तक लोग उसके सखावत का शहर सुनकर मंगोस के मरकजी शहर कराकोरम में और मालामाल वापस चले गए। ये भी कहा जाता है कि ओगदाई खान के बाप चंगेज खान ने जिस तरह जुल्म और खून रेजी के जरिए दौलत जमा की थी, उसके बच्चे ओगदाई खान ने उस तरह मोहब्बत, शफकत और खुदा तरसी को चंद लोगों से तकसीम करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हवा कि मंगोलों की ज़ियादती और जुल्म से जो लोग इब्तिदा ज़दा और बेजार वितनफर थे, ओगदाई खान सखावत और इंसाफ के सबब उससे मोहब्बत करना। आपने कहा कि मंगोलों की सल्तनत का बानी अगरचा चंगेज खान, लेकिन उसकी बुनियादों बेटा को पायदार और इस्तवार करने वाला उसका बेटा ओगदाई खान। ओगदाई खान के बाद उसका बेटा मंगोलों का हुक्मरान बना। उसका नाम क्यूक खान। क्यूक खान का भी सलूक के साथ बड़ा अच्छा। वो रस्ते से रवदारी के साथ पेश करता है। क्यूक खान की औरत ईसाई थी जो कि को खिलाफ भड़काती थी।
اس کے علاوہ ولیم کا ایک راہب بھی وہاں موجود تھا اور وہ بھی کیوک خان کو فریق کے خلاف بھڑکانے میں کام کر رہا تھا۔ یہ عیسائی کیوک خان کے مزاج میں دخیل ہو گئے تھے اور دونوں فریقین سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کیوک خان نے ایک روز فرمان لکھنے کے لیے کہا کہ قتل کرنے اور ان کا نام ونشانمٹ کے لیے تمام سردار آمادہ ہو جائیں۔ اس حکم کو لکھوا کر وہ جب باہر نکلے تو اس کی شکاری کتوں نے ایک اس پر حملہ کیا اور اس کو چیا اور ایک بوغا۔ چنگیز خان کی طرح منگو خان نے اپنے بھائیوں کو مختلف گروہوں کی طرف سے بھیج کر فتوحات کے فیصلے کو مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چین کے لیے اس نے قبلائی خان کو نامزد کیا۔ قوم کے وہ علاقے جو چنگیز خان فتح حاصل کرتے تھے ان کے مارو خان مقر تھے، جبکہ منگو خان کے بعد اپنے چھوٹے بھائی اریک بونا کو منگولوں کا خاقان کے بعد منگو خان نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح چین اور رخو خان پہلے پاکستان کے لیے تیاریاں شروع کر رہے ہیں۔ اسی دور میں ابن اللقمی کے دو قاصد مارو خان کی خدمت میں ابن اللقمی کا پیغام منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم میں داخل ہوئے۔ جانو خان کو جب ابن اللقمی نے قاصدوں کے بارے میں اطلاع دی تو اس نے کہا اس کا رد کرنا۔ کیوں خان کے بعد منگو خان منگو کا شہنشاہ بنا۔ منگو خان چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بچے تولائی خان کا بیٹا، یہ چار بھائی تھے: منگو خان، قبلائی خان، مارارو خان۔ انہیں پیش کرنے کا حکم ابن اللقمی کے قاصدوں کو مارو خان کے سامنے کیا ہے۔ پہلے ان قاصدوں نے ابن سمی کا ایک خط کارو خان کی خدمت میں پیش کیا۔ مورخین کہتے ہیں خان نے علما کا خط سنا۔ یہ خط پہلے تھا جو ابن ممی کی طرف سے مارو کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ساتھ ہی مورخین بھی لکھتے ہیں کہ مارو خان نے ابن علما کے اس خط پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی۔ اپنے خط میں ابن سمی نے لکھا تھا کہ بڑی آسانی سے بلا جنگ، بلا جدال اور قتال فلا بغداد اور عراق کی سرزمینوں پر آپ کا کردار ادا کروں گا۔ آپ اس کی طرف ضرور مورخین میں بھی لکھتے ہیں کہ خلیفہ بغداد کی کثرت افواہ، عربوں کی جانساری، مذہبوٹی اور رحل بغداد کی مردی سے منگول پہلے ہی مرعوب تھے اور چنگیز خان کی موت ہوئی تھی، بلکہ اس میں شام کے سرزمینوں میں بھی منگوایا گیا تھا۔ کئی لشکروں کو عرب قابضوں کے مقابلے میں شکستیں بھی ہو سکتی ہیں، اور عربوں نے اپنی صحرائی فطرت کو سامنے لانے کے لیے کئی مواقع پر منگولوں کو بکریوں کی طرح بھی رکھ دیا ہے۔ مورنین یہ بھی لکھتے ہیں کہ مارنے والے خان کا یہ پیغام جب ابن اللقمی کو رقم دینے کے لیے علما نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر محاصل ملکی کی کمی اور لشکر کی تنخواہیں زیادہ ہونے پر شکوہ کرنے کی تجویز پیش کی، خلیفہ نے منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ بغداد کا بڑا حصہ لشکر کی ریاستوں کی طرف سے جو تھوڑے سے آدمی ہیں ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ابن اللقمی نے یہ اختیار کیا ہے کہ بازار کا سامان وصول کرنے کی لشکریوں کو اجازت دیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن علی ان کے اقدام کی وجہ سے بغداد کا بہت بڑا لشکر تھا، لشکر کی بغداد سے باہر بھیج دیا، چند دستے بغداد ترقی میں چلے گئے۔ پھر ابن اللقمی نے جبیوں کو اجازت دے دی کہ وہ لشکر کے فوج کشی کرنا۔ ابن علی کے اس خط کے جواب میں بقول مورخین مارو خان نے کہا کہ کاف لقمی جو وعدہ کرتا ہے اس کے پاس کوئی کافی ضمانت ہے، ہم اس بات پر کس طرح یقین کریں؟ مصنوعات کی صورت میں اپنی تنخواہ وصول کر لیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس شہر سے سخت ازید پہنچی اور مار کا بازار گرم ہو۔ اس طرح ان کو ایک اور بہانہ مل گیا کہ لشکری شہر میں بات کرنے کو۔ اس بہانے کو سرحد کے سامنے ہوئے ابن اللقمی نے بہت سے لشکریوں کو لشکر سے دیا اور خلیفہ سے کہا کہ منگو کی روک تھام کے لیے انہیں روانہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر عین سمی نے ایک اور کام کیا۔ حالانکہ بستی میں امامیہ اردو کی آبادی زیادہ، ان کے خطوط کے مطابق امام علیہ السلام کو امامہ نے ابن امی نے ان کے پاس خطوط بھیجا اور مورنین کے پاس خطوط لکھا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں خبر دی تھی کہ فلن سنمی فلن منگول سردار بغداد اور عراق پر حملہ کرے گا۔ ان کی پیشکش کے ساتھ آپ کو اتفاق ہے کہ وہ فاتح سردار ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کا اس ملک پر ہونے والا ہے۔ ہم پہلے وقت میں اپنی فرمو برداری کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے اپنے لیے امن طلب کرتے ہیں۔ جو پی کا پتہ، جو پی کے دو بچے باتو اور برقائی خان۔ جو پی کو مغرب کا علاقہ جہاں دریائے وولگا اور دریائے یورال بہت ہیں ملا۔ جو کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا اور برقائی خان کا بڑا بھائی تو ان کا حکمران بنا۔
बातो खान और बरकाई खान में बड़ा इत्तेफाक और प्यार करता हूँ। बातो खान बड़ी आयश वशरत की। वो कहते हैं कि उनके कासदों को खुशी नामा लिख कर दे दिया। जिस वक्त मारो ये इल्मा खान कहता है कि हमला आवरों पर हमला और होने के लिए तौल पर एक दिन और इनकलाब बरपा हवा और ये इनकलाब बरकानी खान की तरफ से जिंदगी बसर करने का आदी था। जब वो शराब पीता था तो वहशीता तारी साज बजते थे। उस के जाम तलाई कब थे, लेकिन अब भी चंगेज खान के दूर की तरह घोड़ों का आदमी करता है तो उसके मुतहरक पड़ावों के साथ उसकी 16 बीवियां अपने सफ़र में सफ़र करता है। उसकी 16 बीवियों में काफ़ी औलाद थी और सबके नाम तो खान को खूब याद थे। इसी बातों खान मेनी बरकाई खान के बड़े भाई दरियाए वलगा के हुक्म से एक शहर आबाद किया गया जिसका नाम सराय रखा। उसकी फसीली कच्ची शहर जिनके अंदर खैमों का आबाद किया गया। उसमें मशरक और मगरिब के तलाश करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी तजारत गाह बन गई। मौसम के मौसम में बातो खान दरियाए वलगा के बाईं बाजू की जिंदगी बसर करता है। चंगेज खान के दूर की तरह वो उस बात की बड़ी एहतियात करता था कि अपने गिंदे हाथ बहुत ज्यादा पानी में न धोए क्योंकि उससे पानी की अरवाह होगी। कनेज में मुटक मिल उसके सर के पीछे 2 मोटी चुटियां होती हैं जिनमें नेमती जवाहिरात गिंदे होते हैं। वो गिंठिया का मरीज था और गिंठिया से मुतूरम टखनों में करमजी की जूतियां, चीनी रेशम के ज़ेब जाते थे और वो भी खाने के कपड़े पहनने को बहुत पसंद करते थे। माजी की तरह उसके कब्जे में अब भी तलवार थी, वो खूब इस्तेमाल करता है। उसकी तलवार का बताते हैं चांदी का। उसके कमर बंद में तलाई मोहरे लटके जगमगाते रहते हैं, इनके सर की मंडी हुई टोपी पर मोती जड़ने आपको। बातो खान अपने खाकान की तरफ से आज़ाद था और मंगोलों के मरकजी शहर कराकोरम से दौर खुद मख्तार था और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करना पसंद करता है। बातो खान के बाद उसका भाई बरकाई खान मगरिब के उनका खाकान बना। अपने बातो खान की ज़िंदगी में ही बरकाई खान एक मुसलमान आलम दीन शेख शुम्सुद्दीन बाखूरी के हाथ पर मुसलमान हो गए। उस ज़माने में शेख शुम्सुद्दीन बाखूरी बखारा में मुकीम थे। शेख शुम्सुद्दीन बाखूरी ने बरकाई खान को वसीयत की कि वो खलीफा बगदाद अपने इस्लाम कबूल करने की इत्तला दें। खैर सगाली के खतूत उन्हें लखीं और हमेशा खलीफा का हलीफ अली बनकर बराई खान ने शेख शुम्सुद्दीन बाखूरी को कबूल कर लिया। मोरखिन लिखते हैं कि बरकाई खान अपने भाई बातो खान ही की तरह मोटा ताज़ा करते हैं। इसी तरह वो गिंठिया के मर्ज में मुबतला है। उसकी जल्द जर्दी माइल थी। कानों के पीछे वो अपनी ज़ुल्फ़ों को गूंथता है। बातो खान की तरह इसे भी जवाहिरात के आवेज़े, टोपियों और मरसा कमर बंद पसंद हैं। अपने बड़े भाई बातो खान की तरह बरकाई खान की भी तमन्ना थी कि वो अपने लिए एक नया शहर आबाद करे। उसके बड़े भाई बातो खान ने जो दरियाए वलगा के निशीबी इलाके में दरिया के शहर आबाद किया था, जो सराय कहलाता था, वो खैमों का शहर था। बरकाई ने उस दरिया के रंगों और ज़्यादातर शुमाल में एक और आबाद किया और बजाय खैमों के लिए उसकी तामीर के लिए उस शहर के मुख्तलिफ खानों से मुसलमान कारीगरों को अपने पास जमा किया है। जारह में ये ज़्यादा आराम वो शहर साबित हुआ। आजकल उन दोनों के दरमियान एक सराय की बात है और दूसरे को बरकानी बोलने की कोशिश की जाती है। इस्लाम कबूल करने के बाद मोरखिन लिखते हैं कि मोई 1258 मंगो खान की मौत से कुछ पहले बरकाई खान ने अपने कुछ लश्करियों को मगरिब पर छापे मारने के लिए रवाना किया क्योंकि उसके हर अव्वल दस्ते पोलैंड की सरहद के अंदर घुस गए थे। जिन रास्तों से वो गुजरते थे, पोलैंड और दूसरे ममालिक के लोग खौफजदा और डर के मारे उन मुसलमानों को काली जिंगी लड़ते थे। ये मंगोल जहां से भी गुजरते हैं, आतिशजनी और मारते हैं। उन्होंने कहा कि पौने बरकाई खान के बाद फौज के रूस में दाखिल होने और रूसियों को रगीदने के बाद लथोमेनू पर हमला कर दिया और यहाँ भी काफ़ी माल दौलत जमा है। उस तरह सर्दी के मौसम में वो मगरिब और शुमाल की तरफ यलगार करते हुए अपने लिए बहुत कुछ हासिल करते हैं। मोरखिन लिखते हैं कि उस तरह बड़े सीध सादे से बरकाई खान का पूरा भरा नीचे वो रूसियों से वसूल करता है और मगरिब की कौमों से मारता है, दौलत पहुँच कर लेता। मोरखिन ये भी लिखते हैं कि बरकाई खान ने जंगी हिकमत अमली को अमली शक्ल दी थी। वो दूसरी जगह चंगेज़ खान ने उसके बरक्स तजवीज़ किया था कि मुतमदन दुनिया के लश्करियों का कला कम करके पूरी मुतमदन दुनिया को खाना बदुश्मन का गुलाम बना लिया जाए।
उस तरह मगरिब की तरफ यलगार करते हुए बरकाई खान अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो इस्लाम कबूल कर लेता था क्योंकि अपने पास को तर्क करने के लिए जमा होना था। उस तरह बरताई मंगोल हुक्मरानों में पहले शख्स ने इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने की वजह से एक इनकलाब बर्पा होना शुरू कर दिया था। उसके लिए बरकाई खान ने इस्लाम कबूल करने के बाद जब सादली नहीं बल्कि दूसरे मंगोलों के अंदर भी इस्लाम की तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया। उसलिए उसकी तरफ से मंगनी हल्का बगोश इस्लाम होने की वजह से देखा गया और बरकाई खान के साथ ही अपने आप को तर्क कौम को भी जमा करता है। उस बना पर बरकाई की ताकत भी चलाई गई।